मशवरा देने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित मेरे माननीय मित्र प्रोफेसर हमील ने सदन के सामने रखा है। महोदय, मेरे माननीय मित्र श्री मुंशी ने अपने भाषण में अधिकांशतः बम्बई विश्वविद्यालय के संगठन पर अपने विचार व्यक्त किए। वह अंतरंगता के साथ विधेयक में उल्लिखित सिंडिकेट, सीनेट और शैक्षिक परिषद के घनिष्ठ हितों पर बोले। मुझे विश्वविद्यालय का सदस्य होने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए मैं उसी अधिकार से यह नहीं कह सकता कि इस विधेयक में जो प्रावधान किए गए हैं उनसे वही परिणाम निकलेंगे जो हम चाहते हैं। लेकिन महोदय, मैं अपने माननीय मित्र विश्वविद्यालय के सदस्य के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए यह कहना चाहता हूं कि अगर हम विश्वविद्यालय की तीनों संस्थाओं के बीच वही संबंध कायम करने में सफल होते हैं जैसा मेरे माननीय मित्र चाहते हैं, तो भी मुझे भय है कि अंत में हमें छाया ही मिलेगी, मत नहीं। महोदय, अगर मैं माननीय शिक्षा मंत्री बात को ठीक तरह समझ पाया हूँ तो इस विधेयक का मूल उद्देश्य बम्बई विश्वविद्यालय को शिक्षा प्रदान करने वाले एक अच्छे विश्वविद्यालय के रूप में व्यवस्थित करना है। मैं समझता हूँ कि यह इस विधेयक के मूल उद्देश्यों में से एक है। महोदय, अब जबकि मैं विधेयक में शामिल प्रावधानों का विश्लेषण कर रहा हूं, तो मुझे कहना पड़ेगा कि मैं महसूस करता हूं कि हमें इस मामले में निराशा ही मिलेगी। अपनी स्थापना के बाद से इस विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा दोष यह रहा है कि इसका गठन परीक्षाएं लेने वाली संस्था के रूप में हुआ है। महोदय, हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी विश्वविद्यालय को अनुसंधान कार्यों या उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देने में सफलता नहीं मिल सकेगी अगर वह परीक्षा प्रणाली को ही अपने अस्तित्व का एकमात्र ध्येय मान लेता है। 1902 में गठित विश्वविद्यालय आयोग ने स्वीकार किया था और उसकी रिपोर्ट के बाद प्रस्तुत किए गए विधेयक में इस तथ्य को स्वीकार किया गया था कि जिस विधान से यह विश्वविद्यालय बना उसे इस तरह बदलना चाहिए जिससे विश्वविद्यालय विद्यार्थियों की परीक्षाएं तो लेता रहे परंतु इसके साथ ही वह पढ़ाने का काम भी कर सके। महोदय, जब 1904 का वह विशेष अधिनियम लागू हुआ तो उस समय पहले से चल रहे कुछ कॉलेजों के कारण विश्वविद्यालय के सामने उच्च शिक्षा देने की मार्ग में बाधा उत्पन्न हो गई। महोदय, इस स्थिति में विश्वविद्यालय ने एक ही काम किया था कि स्नातकोत्तर शिक्षा के कार्य को अपने अधिकार में ले लिया और 1912 से बम्बई विश्वविद्यालय यही कर रहा है। इसलिए जिनको आज स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी और स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, उनकी स्थापना विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए की गई जो उन विभागों में स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। महोदय, मैं समझता हूँ कि यह विश्वविद्यालय 1904 के अधिनियम के अनुसार उसे सौंपे गए लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुछ अन्य स्नातकोत्तर संकायों की स्थापना भी करना चाहता है। महोदय, उक्त विधेयक को तैयार करने वाले व्यक्ति के प्रति यथोचित सम्मान व्यक्त करते हुए मैं यही कहूँगा कि उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा प्रदान करने वाले एक विश्वविद्यालय के रूप में काम करने के लिए अपनाई गई इस विभाजन नीति के परिणामों पर ध्यान नहीं दिया। महोदय, मुझे लगता है कि मेरे माननीय मित्र प्रोफेसर हमीद और श्री मुंशी मेरे कथन की पुष्टि करेंगे कि विश्वविद्यालय के कार्यों का विभाजन 1904 के अधिनियम के द्वारा किए गए इस विभाजन के परिणाम स्वरूप विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर की शिक्षा के कार्य को अपने अधिकार में ले लिया है।
और स्नातक शिक्षा का काम कॉलेजों के लिए छोड़ दिया है। इससे इन दो संस्थाओं के बीच एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा हो गई और मैं तो कहूँगा कि एक प्रकार की दुश्मनी हो गई है। हालांकि इस क्षेत्र में मेरा अनुभव सीमित है, फिर भी मैं एक कॉलेज में कुछ समय तक प्रोफेसर रहा था और यद्यपि अब मैं प्रोफेसर नहीं हूँ, परंतु अपने पुराने सहयोगियों के साथ अब भी मिलता जुलता हूँ, जो मुझे बताते हैं कि विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों और कॉलेजों के प्रोफेसरों के बीच इतने मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं है जितने ही होने चाहिए। महोदय, ऐसा होना अवश्यभावी है जब विश्वविद्यालय और कॉलेज अपने अपने ढंग से समान शिक्षा प्रदान करने का काम करते हैं, परंतु विश्वविद्यालय अन्य कॉलेजों की तुलना में अपने आप को अधिक ऊंचा और श्रेष्ठ समझते हैं, तो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव अवश्य होगा। महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जब कॉलेजों और विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों के बीच आपसी संबंध ही अच्छे नहीं है, तो अनुसंधान करने और ज्ञान प्राप्ति के लिए कैसे प्रोत्साहन मिलेगा और इससे कॉलेजों, विश्वविद्यालयों या अंततः जनता को कैसे लाभ मिलेगा। महोदय, मेरा दूसरा निवेदन यह है कि जब तक विश्वविद्यालय पूर्व स्नातक शिक्षा का काम अपने हाथ में नहीं लेता, तब तक स्नातकोत्तर शिक्षण का कितना ही भार उन पर डालने से कोई लाभ नहीं होगा। महोदय, विभिन्न कॉलेजों की स्थिति क्या है? मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकारी कॉलेजों को छोड़कर अधिकांश कॉलेजों की स्थापना निजी प्रयत्नों से की गई है। मैं उन लोगों का निरादर नहीं कर रहा हूँ जो इनमें काम कर रहे हैं, जब मैं यह कहने की धृष्टता करता हूँ कि वे कॉलेज पूर्व स्नातक स्तर की शिक्षा संतोषजनक ढंग से नहीं दे पा रहे हैं। पहली बात तो यह है कि उनमें पर्याप्त स्टाफ नहीं है। उदाहरण के लिए दो विषय लें, इतिहास, राजनीतिक अर्थव्यवस्था, जो मेरे विषय थे। मैं जानता हूँ कि एक कॉलेज में इन विषयों को पढ़ाने के लिए आमतौर पर 2 प्रोफेसर होते हैं। यह मानना हास्यास्पद होगा कि एक कॉलेज में केवल 2 प्रोफेसर इतिहास और राजनीतिक अर्थव्यवस्था जैसे इतने विशाल विषयों को ठीक से पढ़ा सकते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि प्रत्येक प्रोफेसर को एक सप्ताह में लगभग 13 घंटे व्याख्यान देना पड़ता है। मेरा ख्याल है मेरे माननीय मित्र प्रोफेसर हमील मेरी बात का समर्थन करेंगे। मेरा कहना है कि जिस प्रोफेसर को गुलाम जैसा काम करना पड़ता है, वह कभी भी सच्चे अर्थों में अध्यापक नहीं बन सकता। वह एक साधारण कर्मचारी ही बन सकता है और तैयार कुंजी की मदद से ही अपना काम करेगा। हम उससे मौलिकता की कोई उम्मीद नहीं रख सकते और वह उन विद्यार्थियों को जिनको दुर्भाग्यवश उससे पढ़ना पड़ रहा है कोई प्रेरणा नहीं दे सकता। सारा शिक्षण मात्र एक यांत्रिक प्रक्रिया बनकर रह जाता है। यही नहीं कि कॉलेजों में प्रोफेसर की कमी है, जो वहाँ हैं भी उनकी नियुक्ति इसलिए नहीं की गई थी कि वह कॉलेज को कुछ दे पाएंगे, बल्कि इसलिए कि वह कम वेतन पर काम करने को तैयार हैं। पूर्व स्नातकों की बड़ी संख्या की सहायता से कोई भी साहसी व्यक्ति कॉलेज खोल सकता है और पूर्व स्नातक शिक्षा का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकता है। महोदय, मेरा कहना है कि अगर आपकी पूर्व स्नातक शिक्षा प्रणाली इतनी खराब है जितनी मैंने बयान की है, तो विश्वविद्यालय केवल स्नातकोत्तर शिक्षण के कार्य को अपने पर लाद कर सच्चे ज्ञान को या अनुसंधान को प्रोत्साहन देने में सफल नहीं हो सकता। तीसरी बात यह है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति पूर्णतः निरर्थक है। विश्वविद्यालय और कॉलेजों के बेहतर गठन से इसे सार्थक बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए बम्बई शहर में ही राजनीतिक अर्थव्यवस्था की पढ़ाई
बोले, महोदय मेरी जानकारी है कि सिडनहैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में लगभग 6 प्रोफेसर हैं जो खास तौर पर इतिहास, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और वाणिज्यिक भूगोल पढ़ाते हैं। इन्हीं विषयों को पढ़ाने के लिए विल्सन कॉलेज में, एलिफिंस्टन कॉलेज और सेंट जेवियर प्रत्येक में 2 प्रोफेसर हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बम्बई जैसे शहर में इतिहास और राजनीतिक अर्थव्यवस्था पढ़ाने के लिए 12 प्रोफेसर हैं। महोदय, इन 4 कॉलेजों और उनके 12 प्रोफेसरों को लेकर ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे व्याख्यान पद्धति का समूहीकरण किया जा सके और कॉलेज में तथा विभिन्न कॉलेजों के विद्यार्थियों को किसी भी कॉलेज में व्याख्यान सुनने और उपस्थित रहने की अनुमति मिल सके, तो व्याख्यान देने वाले प्रोफेसरों को कुछ और विशेष काम के लिए आसानी से समय मिल सकेगा। अगर ऐसा होता है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि विभिन्न कॉलेजों में समान विषयों को पढ़ाने वाले ये 12 प्रोफेसर पूर्व स्नातकों को ही नहीं बल्कि स्नातकोत्तर शिक्षा के कार्य को संभालने में समर्थ होंगे। इससे स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी और स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के विस्तार पर इस समय जो खर्च हो रहा है उसमें अवश्य बचत होगी और उसका सदुपयोग दूसरे विषयों के लिए किया जा सकेगा। महोदय, ऐसा अपव्यय इतिहास और राजनीतिक अर्थव्यवस्था के स्नातकोत्तर शिक्षण के बारे में ही नहीं हो रहा है बल्कि विश्वविद्यालय के अन्य विषयों के स्नातकोत्तर अनुसंधान शिक्षण में भी होगा। इसका सरल कारण यह है कि हमारे कॉलेज अपने आप में एक छोटे विश्वविद्यालय हैं। हर कॉलेज में लगभग हर विषय पढ़ाया जाता है और उनके स्टाफ में विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा के लिए निर्धारित सभी विषयों को पढ़ाने वाले प्रोफेसर हैं। इस स्थिति में अगर विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर शिक्षण के लिए अलग से प्रोफेसर को रखता है तो उससे पुनरावृत्ति और अपव्यय होगा। इसके अलावा और भी कई प्रकार की बाधाएं आएंगी जिनका बयान मैं अपने भाषण में पहले ही कर चुका हूं। महोदय, इसलिए मेरा यह निवेदन है कि अगर इस विधेयक का उद्देश्य उच्च शिक्षा और अनुसंधान को प्रोत्साहन देना है तो सबसे उत्तम उपाय यह है कि कॉलेजों को विश्वविद्यालय से अलग ना किया जाए जैसा अभी किया जा रहा है, बल्कि कुछ ऐसा संयोजन किया जाए जिससे कि विश्वविद्यालय और कॉलेज समानता के आधार पर साझीदार हों और दोनों आपस में मिलजुल कर पूर्व स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा को प्रोत्साहन देने में भागीदार बने। महोदय, मेरे द्वारा व्यक्त किए गए विचार वास्तव में मेरे नहीं है। यह सिफारिशें सैंडलर आयोग की थी जिसने कलकत्ता विश्वविद्यालय की इसी प्रकार की समस्याओं का विश्लेषण किया था। इसमें कोई शक नहीं है कि अब तक देश में जितने आयोग बने हैं उनमें सैडलर आयोग सर्वाधिक कुशल आयोग में से एक था। मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि यह सरकार उस रिपोर्ट पर कैसे गर्व कर सकती है जिसे तैयार करने वाले सब अकुशल हैं और कैसे सैडलर आयोग के विशेषज्ञों के विस्तृत और सुविचारित निर्णय से मुकाबला कर सकती है। विश्वविद्यालय समिति ने बम्बई विश्वविद्यालय के पुनर्गठन के संबंध में जो रिपोर्ट तैयार की है वह मैंने बड़े ध्यान से पढ़ी है। इसमें मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे मैं अपना अभिप्राय बदल दूं कि सैडलर आयोग की सिफारिशें बम्बई विश्वविद्यालय समिति की सिफारिशों से ज्यादा प्रभावी और लाभदायक हैं।